बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को ध्वस्त कैसे किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोचक कहानियां, तथ्य और भारत का भव्य इतिहास आप लोगों तक पहुंचता रहे। मेरा नाम है अभिषेक। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। साल 1193 एडी के आसपास बख्तियार खिलजी का नालंदा महाविहार बौद्ध मठ यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा महाविहार में रखा अनमोल खजाना हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। क्या था ये अनमोल खजाना और बख्तियार खिलजी ने क्यों इसे नष्ट किया, क्यों इसे बर्बाद किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण क्यों किया गया? क्योंकि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं उनका ज्यादातर उद्देश्य लूटपाट करना या भारतीय सभ्यता को नष्ट करना ही था। फिर नालंदा पर आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि ना तो ये किसी राजा का दुर्ग था, ना ही कोई शाही खजाना, ना ही सनातन धर्म का प्रसार करने वाले मंदिर, अपितु नालंदा तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाला एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी थी। आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। नालंदा पर आक्रमण हुआ, इसे ध्वस्त किया गया, ये तो हम में से कई लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय था क्या? आइए जानते हैं इसके बारे में। नालंदा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। वर्तमान में यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना अलम दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महाविहार की जानकारी हमें हुएन सैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज यात्रियों के लेख से मिलती है। हुएन सैंग 7वीं सदी में नालंदा आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन, एक अद्भुत नमूना है। हुएन सैंग इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम को देते हैं। हुएन सैंग के लेख के मुताबिक उस समय यहाँ लगभग 10,000 धर्माचार्य और लगभग 1500 से भी अधिक आचार्य यानी कि शिक्षक रहा करते थे, जिसका अर्थ हुआ ये एक ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ छात्र और शिक्षकों के रहने की व्यवस्था भी थी। नालंदा में जापान, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक बिना किसी रुकावट के फलता फूलता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में हुए भीषण नरसंहार के बाद ये धीरे धीरे अतीत के अंधकार में खोने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नालंदा अतीत के अंधेरों में गुम हो गया? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को। नालंदा पर आक्रमण हुआ, यह जानकारी अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन नालंदा पर कितनी बार आक्रमण हुए ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। नालंदा पर 3 बार आक्रमण हुए। पहले 2 आक्रमणों के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इतना भयानक था जिसे नालंदा सहन नहीं कर पाया और हमेशा के लिए ध्वस्त होकर अतीत के अंधेरों में कहीं खो गया। सबसे पहला आक्रमण समुद्रगुप्त के समय हुनास ने किया था, जो कि एक सेंट्रल एशियन ट्राइब मानी जाती है। 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुनास के आक्रमण भारत पर हुए, जब भारत पर गुप्त वंश का साम्राज्य था। हुनास हिमालय पर पाई जाने वाली एक जनजाति का नाम है जो खाइबर पास होते हुए भारत में प्रवेश की, जिनका उद्देश्य भारत में गुप्त साम्राज्य की जड़ें कमजोर करना था। हुनास का जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है।
नालंदा पर दूसरा आक्रमण बंगाल के गौदास राजवंश ने 7वीं शताब्दी के दरमियान किया। इन दोनों आक्रमणों के बाद नालंदा का पुनर्निर्माण कर लिया गया था, जो कि पहले से भी बेहतर था। लेकिन तीसरा और अंतिम आक्रमण इतना घातक था कि नालंदा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ये घातक आक्रमण 1193 एडी में एक तुर्किश कुख्यात बख्तियार खिलजी ने किया था। आइए जानते हैं इस कहानी को और भी विस्तार से। एक कहानी के मुताबिक एक बार बख्तियार खिलजी बेहद बीमार पड़ गया था। सारी तरकीब आजमाने के बाद, सारे हकीमों के इलाज के बाद भी, वैद्यों के उपचार के बाद भी बख्तियार खिलजी की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा के प्रधान राहुल श्रीभद्र इस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे भी इलाज कराकर देखा जाए। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना नामंजूर था, इसलिए उसने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन लगातार सेहत बिगड़ते रहने के कारण उसे लगता है कि एक बार किसी और से इलाज कराकर देख लेना चाहिए। और इसके बाद बुलावे पर राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास आते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण के बाद खिलजी उनके समक्ष एक शर्त रखते हैं कि वो उनकी दी हुई कोई भी औषधीय दवा नहीं खाएगा। देखते हैं कि अब आप मुझे कैसे ठीक करते हैं। इस तरह वो राहुल श्रीभद्र को चुनौती देना चाहता था और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद भी राहुल श्रीभद्र उसे भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारी तबीयत में जल्द सुधार होगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाया करती थी और इस तरह खिलजी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसके भीतर हीन भावनाओं का उदय हुआ। हिंदुओं के इस ज्ञान के प्रति जलन की भावना उसके भीतर जागृत होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है और क्यों है। बस इसके बाद खिलजी ये फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के स्रोत को ही मिटा देगा। आखिर क्या था वो ज्ञान का स्रोत? राहुल श्रीभद्र और वहां रहने वाले हजारों बौद्ध धर्माचार्यों के ज्ञान का स्रोत था वहां का पुस्तकालय, या कहें कि नालंदा महाविहार की वृहद लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज और ये पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनी हुई थी, जिनका नाम था रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। बताया जाता है कि इनमें करीब 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था। खिलजी को जब इन सब बातों का पता चला तो उसने निर्णय किया कि वो नालंदा महाविहार पर आक्रमण करके इन्हें ध्वस्त कर देगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर निवास करने वाले बौद्ध साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बहुत से छात्रों को, शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को जिंदा जला दिया जाता है। खिलजी की क्रूर सेना बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है और चारों तरफ कत्ले आम मच जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की धरती शिक्षा का प्रसार करने वाले शिक्षक और शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के रक्त से रक्त रंजित हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। समकालीन इतिहासकार मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकते नसीरी में लिखते हैं कि किताबों के जलने में लगभग 3 माह लग जाते हैं।
इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किताबों का, पुस्तकों का कितना विशाल वृहद संग्रहालय रहा होगा। इनमें से बहुत सारी मूल मनुस्मृति यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट अपनी ओरिजिनल मूल अवस्था में थीं, जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकी, ना हो सकेंगी। खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही तबाह नहीं किया, बल्कि एक शिक्षा की परंपरा, ज्ञान के प्रवाह, विज्ञान, आध्यात्म के स्रोत का भी अंत कर दिया। खिलजी का यह आक्रमण इतना भयानक था कि रिबिल्ड या पुनर्निर्माण के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ बचा ही नहीं। शेष रह जाते हैं तो बस कांधार में बनी इमारतों के कुछ अवशेष, जो समय के साथ धीरे धीरे मिट्टी में समा जाते हैं। ऐसा नहीं था कि खिलजी ने सिर्फ नालंदा को ही ध्वस्त किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को मिटाने के बाद बिहार की 2 और यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और उदंतपुरी को भी खिलजी ने ध्वस्त किया। ये सिर्फ भारत का ही नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर असुरक्षा और जलन की भावना ने हजारों वर्षों के ज्ञान संग्रह को ध्वस्त कर दिया। भारत और सनातन सभ्यता में पुस्तक के एक पृष्ठ को फाड़ना अपराध माना जाता है। ऐसे में उसके इतिहास में होने वाली नालंदा की ये घटना बेहद शर्मसार करने वाली है। बताया जाता है कि यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ कई और शिक्षाएं भी प्रदान की जाती थीं, जिनमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन मुख्य रूप से सिखाए जाते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ उपनिषद की मूल मनुस्मृति यानी कि उपनिषद के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी उपस्थित थे। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी में निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी, यानी यहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं देनी होती थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। ऐसा माना जाता है कि महान गणितज्ञ और एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के प्रधान यानी कि हेड हुआ करते थे। नालंदा के खोए हुए इतिहास के संग्रह को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन भारतीय सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से एक शिक्षा के हब के रूप में विकसित करना आरंभ कर दिया है। इसका सुझाव पहली बार 2006 में भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तावित किया था। अंततः भारतीय संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास करके यहाँ फिर से एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। जाने माने अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी बनाया गया है। 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी शुरू किए जा चुके हैं। अपनी पुरानी भव्यता तक पहुंचने के लिए नालंदा को अभी बहुत लंबा सफर तय करने की आवश्यकता है, परंतु हम आशा करते हैं कि भारतीय सरकार का ये प्रयास भारत को एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से विश्व गुरु बनने में जरूर सार्थक सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।